एवरीवन, आज के इस लेक्चर के अंदर हम टाइप ऑफ सॉलिड्स के बारे में बात करने वाले हैं। स्पेशली टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड्स पढ़ा था। अमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। अब देखो यहाँ पर हम टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पास ये 4 तरह का होता है। पहला हमारे पास कैसा होता है, मॉलिक्यूलर होता है। सेकंड आपके पास आयनिक होता है। थर्ड आपके पास कैसा होता है, मेटेलिक होता है। और फोर्थ आपके पास क्या है, कोवेलेंट सॉलिड है, जिसको हम नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। तो 4 टाइप के सॉलिड आपके पास रहेंगे, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक और आपके पास क्या रहेगा, कोवेलेंट आपके पास रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना। डेफिनेटली बहुत इजी है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहीं पर आपको ये लेक्चर याद हो जाएगा। तो देखो, आपको एक टेबल की फॉर्म में हम याद करेंगे। आपको पैराग्राफ से याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस टेबल को ध्यान से समझ लिया ना, इससे फालतू आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक के रिगार्डिंग। अब देखो, पहला मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। नाम से पता चल रहा है, अगर मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करती हूँ तो वो कैसे होंगे। आपके पास मॉलिक्यूलर आपके पास होंगे, मतलब मॉलिक्यूल वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करती हूँ तो आपके पास चाहे, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, या तो आपके पास नॉन पोलर हो, या फिर पोलर आपके पास हो, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड आपके पास हो। तो चाहे किसी भी टाइप का मॉलिक्यूलर सॉलिड हो, नाम से पता चल रहा है कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके पास कैसे रहेंगे, वो आपके पास कौन से होंगे, मॉलिक्यूल्स आपके पास होंगे। अब कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस पे डिपेंड करता है, इसकी फर्दर कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। हमने क्या कहा कि जो सॉलिड्स आपके पास हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक मॉलिक्यूलर है, आयनिक है, आपके पास मेटेलिक है और कोवेलेंट आपके पास है। आगे मैंने क्या कहा कि जो मॉलिक्यूलर है वो 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है। एक आपके पास नॉन पोलर है, एक आपके पास पोलर है और एक आपके पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड आपके पास है। सभी के सभी किससे मिले होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल आपके पास होगा। अब मॉलिक्यूल आपके पास है तो मेन बात क्या है कि अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा तो ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूल्स आप यहां पर यूज करोगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को लोगे, वो कैसे लोगे, वो नॉन पोलर यहां पर लोगे। ठीक है, अगर आपने किसका लिया, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आपने लिया है, तो वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो आपके पास कैसे रहेंगे, वो आपके पास मॉलिक्यूल्स ही होंगे, लेकिन उनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो कैसी होती है, पोलर नेचर की आपको देखने को मिलेंगे। मतलब वो कैसे होंगे, पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स आपके पास होंगे। थर्ड पे आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इसका मतलब यहां पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे होंगे, मॉलिक्यूल्स ही होंगे, लेकिन कैसे होंगे कि वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड आपके पास रहेंगे। उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो कैसे रहेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास रहेगी। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको सारी चीजें यहीं पर याद हो जाएंगी। ध्यान से देखो, आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सब में क्या है, मॉलिक्यूल्स आपके पास है, चाहे कोई भी टाइप आपके पास हो। एक एग्जांपल से देखो, अगर मेरे पास नॉन पोलर है, नॉन पोलर का एग्जांपल क्या होता है, मान लिया मेरे पास H2 है, I2 आपके पास है, ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जांपल है। CCl4 आपके पास है, कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल आपके पास है। आगे देखो, पोलर के अंदर क्या है, जैसे मेरे पास HCl हो गया, HCl पोलराइज्ड आपके पास होता है। ठीक है, HCl के साथ साथ और भी आपके पास पोलराइज्ड, जिसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी, वो सारे के सारे किस में आएंगे, पोलर के अंदर रहेंगे। ठीक है, अगला देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है, H2O आपके पास हो गया, NH3 आपके पास हो गया। ये आपके पास किस में रहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर रहेंगे। अब देखो, ये एग्जांपल्स का मतलब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन होता है, अगर कहीं पर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग या तो फ्लोरीन की हो, या फिर ऑक्सीजन की हो, या फिर आपके पास नाइट्रोजन की हो, तो यहां पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। और इन पर्टिकुलर एग्जांपल्स आपकी किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, वो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर
सॉलिड्स की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बाकी जो पोलराइज्ड रह जाएंगे वो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आ जाएंगे, और जो नॉन पोलर वाले रहेंगे जिनके बीच में इंटरेक्शन बहुत वीक होती है वो किस में रहेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्लियर है यहां तक? आगे देखो, हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की गई है कि जो भी हमारे पास तीनों की तीनों टाइप है वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है। तो ध्यान में रखना, अगर मेरे पास आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो या तो यहां पर क्या रहेगा, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी आपके पास, या फिर यहां पर क्या देखने को मिलता है, लंडन डिस्पर्जन फोर्स आपको देखने को मिलता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी देखने को मिलती है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर आप ये कहो कि वहां पर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं वो देखने को मिलते हैं। और ये इंटरेक्शन आपके पास कैसी होती है, बहुत ही वीक इंटरेक्शन होती है। और अगर किसी पार्टिकल्स के बीच में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में वीक आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, इसका मतलब क्या रहेगा कि उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो उसको अगर मुझे हीट करना है, उसके बॉन्ड को तोड़ना है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, बॉन्ड फटाफट से ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास रहेगी तो मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं बात करूंगी तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, बहुत ही लो आपके पास हो जाएगा। क्यों? इंटरेक्शन बहुत वीक है, बॉन्ड वीक बनेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर आप दे दो, बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक आपके पास कर जाएगा। क्लियर है? सिर्फ इतना ही बताया है। आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं नॉन पोलर की बात करती हूं, वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलती है, या तो आपके पास वीक डिस्पर्जन फोर्सेस देखने को मिलते हैं, या फिर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। और इस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, बहुत ही लो होता है। ठीक है, इसके बाद देखो, अगर मैं नेचर की बात करती हूँ, नेचर आपके पास कैसा रहेगा, क्या ये हार्ड रहेंगे या सॉफ्ट रहेंगे, तो वो भी किस पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। हमने क्या कहा, बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो बॉन्डिंग उनके बीच में वीक आपके पास रहेगी। अगर वीक रहेगी तो हम उसको इजीली तोड़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब कैसे नेचर का रहेगा, सॉफ्ट नेचर का आपके पास रहेगा। तो इसका नेचर कैसा रहेगा, आपके पास सॉफ्ट रहेगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। चाहे आपके पास किसी भी टाइप का मॉलिक्यूलर सॉलिड क्यों ना हो, सारे के सारे कैसे होते हैं, इंसुलेटर देखने को मिलेंगे। चाहे आपके पास नॉन पोलर हो, चाहे पोलर हो, चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, तो ये तो आपके पास फिक्स है कि कंडक्टेंस में आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की कैसी होती है, आपके पास इंसुलेटर होते हैं। वो अच्छे कंडक्टर बिल्कुल नहीं होते, वेरी बैड कंडक्टर आपके पास होते हैं, चाहे वो हीट के हो, चाहे वो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के हो। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, वो आपके पास क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, ना के बराबर कंडक्टर हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर आपके पास बोलते हैं। तो आपके पास किसी भी टाइप का हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, सेम रहेगा, मॉलिक्यूल्स रहेगा, और कंडक्टेंस आपके पास क्या रहेगी, सारे के सारों में क्या रहेगा, इंसुलेटर आपके पास देखने को मिलेगा। आगे देखो, अगर मैं किसकी बात करती हूं, पोलर की बात करती हूं, तो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। नाम से देखो, पोलर मॉलिक्यूल, आपने 11th में भी अगर आपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स पे गौर किया होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो वहां पर आपके पास पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपके पास क्या होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है आपके पास कैसी होती है, ये भी आपके पास वीक होती है कंपैरेटिवली टू अदर्स। लेकिन अगर मैं लंदन फोर्सेस से बात करती हूं, लंदन फोर्सेस के कंपैरिजन में जो आपके पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। ध्यान से समझना, अगर मैंने नॉन पोलर की बात की थी, वहां पर वीक डिस्पर्जन फोर्स थे, जो सबसे वीक आपके पास क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। लेकिन अगर मैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात कर रही हूं तो वहां पर आपके पास क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कैसी है, एक्चुअल में तो वीक है, लेकिन अगर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के कंपैरिजन में बात करती हूं तो यहां पर आपके पास इसके कंपैरिजन में क्या है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास
पास होती है। अगर इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग आपके पास है तो इसके कंपैरिजन में मेल्टिंग पॉइंट भी इससे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, लेकिन ओवरऑल क्या रहेगा, आपके पास लो रहेगा। ध्यान से सुनो, आपके पास नॉर्मली डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कंफ्यूज नहीं होना है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन वीक आपके पास होती है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर। अगर वीक रहेगी तो मेल्टिंग पॉइंट आपके पास लो है, लेकिन क्योंकि ये डिस्पर्जन फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आपके पास होती है, तो इसका मतलब इसका जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट है वो नॉन पोलर के कंपैरिजन में क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसीलिए मैंने यहां पर वेरी लो लिखा है और यहां पर लो लिखा है। समझ आई बात? आगे देखो, आपके पास नेचर की बात करूंगी, क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो यहां पर भी कैसा नेचर देखने को मिलेगा, सॉफ्ट नेचर आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड की। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर देखने को मिलती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके पास रहेगी तो इसका मतलब इसके बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अगर बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, कैसे मुश्किल होगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट यहां पर आपके पास क्या रहेगा, हाई आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो मैं क्या कह सकती हूं, इसका नेचर कैसा होगा, सॉफ्ट ना रहकर ये कैसा नेचर होगा, इसका हार्ड नेचर होगा। ये हम किसकी बात कर रहे थे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात कर रहे थे। मतलब अगर मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को ब्रीफ में करना चाहती हूं, बिना आपके पास कैटेगरी में डिवाइड करे, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। पोलर और नॉन पोलर के केस में सॉफ्ट होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के जो एग्जांपल है वहां पर आपके पास क्या होता है, हार्ड आपके पास होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का नेचर आपके पास, अगर मैं कंडक्टेंस के रिगार्डिंग बात करती हूं तो सब में कैसा होता है, इंसुलेटर होता है। चाहे आप कोई भी एग्जांपल्स उठाकर देख लीजिए, ये एक नॉर्मल फिनोमिना मैं आपको बता रही हूं। देखो एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री के अंदर हर जगह वैलिड होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी कोई थियरी नहीं है जहां पर आपको एक्सेप्शन ना देखने को मिले। तो हम एक्सेप्शंस पे बात नहीं कर रहे, जनरल कैटेगरी पे, जनरलाइजेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, सॉफ्ट और हार्ड दोनों नेचर के होंगे। इंसुलेटर हमेशा रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट आपके पास लो रहेगा अगर मैंने पोलर और नॉन पोलर की बात की, और अगर मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले केस की बात की वहां पर आपके पास मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, आपके पास हाई रहेगा, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, किसके रिगार्डिंग, आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के रिगार्डिंग। एंड आई होप आपको ये साथ की साथ याद हो गई होगी। अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, आयनिक सॉलिड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब आपके पास क्या होगा, आयनिक सॉलिड आपके पास है। आयनिक सॉलिड के अंदर देखो क्या है, नाम से आपको पता चल रहा है कि आयंस वहां पर देखने को मिलेंगे। मतलब अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करोगे तो आपके पास क्या होंगे, आयंस आपके पास होंगे। आयंस के अंदर क्या आता है, एक आपके पास कैटायन आता है, एक आपके पास एनायन आता है, वही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की बात करती हूं, आपके पास आयनिक सॉलिड के अंदर आयंस आपके पास क्या रहते हैं, एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करती हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है उसको हम क्या कहते हैं, आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम उसको बोलते हैं। आपने पढ़ा हुआ है, आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो इंटरेक्शन रहती है, हम 10th के अंदर भी जिक्र करते हैं, 11th के अंदर भी जिक्र करते हैं। आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर देखने को मिलती है। या फिर इसको हम क्या कहते हैं, आयंस के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, आयनिक बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। मतलब अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करती हूं, या तो आप आयनिक बॉन्डिंग बोलिए या फिर आप इसको क्या बोलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलिए, कि आयनिक जो आपके पास सॉलिड है वहां पर उनके बीच में एग्जिस्ट करती है। आगे देखो अगर मैं नेचर की बात करती हूँ, नेचर से पहले एक बार थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। देखो आपके पास आयनिक सॉलिड है,
एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहूं तो क्या लिख सकती हूँ, NaCl लिख सकती हूँ, CaF2 आपके पास लिख सकती हूँ। किसके एग्जाम्पल हैं, सभी के सभी आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। कैसे हैं, NaCl के अंदर क्या होता है, सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपके पास, CaF2 के अंदर Ca2 पॉजिटिव F नेगेटिव आपको देखने को मिलता है। तो सारे के सारे क्या है, एक कैटायन है, एक आपके पास एनायन है। अगर आपको एग्जाम्पल याद करना है तो एक सिंपल सी बात याद रखना, आपके पास या तो आपने क्या लिया, ग्रुप 1 और 2 आपने लिया और उसका कॉम्बिनेशन आपने कर दिया, कौन से ग्रुप के साथ कर दिया, 16 और 17 के साथ कर दिया। जनरली ये वाले एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। देखो मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि सारे के सारे एग्जाम्पल यही वाले होंगे, इससे अलग एग्जाम्पल नहीं होंगे। मैं क्या कह रही हूं, जनरली जो एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं वो कैसे रहते हैं, ग्रुप 1 और 2 मतलब एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को आप लेकर चलो और उनका कॉम्बिनेशन किसके साथ करो, ऑक्सीजन और जो आपके पास हैलोजन फैमिली है उसके साथ कॉम्बिनेशन कर दो, तो वो एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे Na आपके पास है, सोडियम है, किसका है, S ब्लॉक का एलिमेंट आपके पास है। इधर देखोगे क्लोरीन आपके पास किससे है, हैलोजन फैमिली से जुड़ा हुआ है, तो किसका एग्जांपल हो गया, आयनिक सॉलिड का एग्जांपल हो गया। इधर देखो CaF2 आपके पास है, आयंस आपके पास है, एक कैल्शियम हो गया आपके पास, ये किसका है, S ब्लॉक एलिमेंट्स का है, ये आपके पास हैलोजन फैमिली का है। तो जनरली जो एग्जांपल्स का कॉम्बिनेशन यहां देखने को मिलता है वो ग्रुप 1, 2 और 16 और 17 के बीच में देखने को मिलता है। अब ये मत कहना मैम इससे अलग एग्जांपल नहीं है। जैसे आपके पास ZnS आपके पास है, आपके पास जिंक ब्लेंडे है, किसका एग्जांपल है, वो भी आयनिक सॉलिड का एग्जांपल है। लेकिन आपको कुछ एग्जांपल जो याद रखने हैं वो आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हो, आपको इजी रहेगा याद करना। अब देखो आयंस के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कैसी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। इसका मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतनी स्ट्रांग है, अगर स्ट्रांग होगी तो वहां पर मेल्टिंग पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। समझ आ रही है बात। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग है तो हम क्या कहेंगे, कैसे नेचर की होती है, हार्ड नेचर की होती है। और अगर मैं इसकी कंडक्टेंस की बात करती हूं तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहीं पर आपको याद हो जाएगा। अगर मैंने आयनिक सॉलिड लिया है, सॉलिड फॉर्म के अंदर अगर मैं बात करती हूं तो आयंस आपके पास कैसे होते हैं, इस तरह से एक जगह पर लोकलाइज्ड आपके पास होते हैं। ठीक है, अगर लोकलाइज्ड होंगे तो आयंस के बीच में मोबिलिटी नहीं होगी, आयंस इजीली मूव नहीं कर पाएंगे। और अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, आपको आयंस की मोबिलिटी देखने को नहीं मिलती, तो वहां पर कंडक्टेंस आपको देखने को नहीं मिलता जनरली। ठीक है, तो यहां पर अगर सॉलिड स्टेट के अंदर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा आपके पास है, तो आयंस मूव नहीं कर पाएंगे। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। बात समझ आ रही है। आयंस स्ट्रांगली पैक्ड हैं एक दूसरे के साथ, क्लोजली पैक्ड आपके पास हैं, वो मूव नहीं कर पाएंगे। और अगर मूव नहीं कर पाएंगे तो आप क्या कहोगे, वो क्या होंगे, आपके पास इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। और किस में बिहेव करेंगे, इंसुलेटर सॉलिड स्टेट के अंदर आपके पास बिहेव करेंगे। लेकिन अगर इसी आयंस को, मान लिया मैंने नमक लिया, NaCl लिया, मैंने उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया और आपने उसको मिक्स कर दिया। आपको पता है जैसे मैं इस NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करूंगी, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व करते ही क्या हो जाएगा, आपके पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयनाइज हो जाएगा, आपको कैटायन अलग मिलेगा, एनायन आपके पास अलग मिलेगा। ठीक है, मान लिया 10 पार्टिकल NaCl के थे, आपने वाटर के अंदर डाल दिए, तो ये जो 10 पार्टिकल है, 10 Na 10 Cl आपके पास, इनको क्या मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा, किसके लिए, मूव करने के लिए। तो इसका मतलब अगर आप इसको गैसियस स्टेट में चेंज करते हो, मोल्टन स्टेट के अंदर इसको चेंज करते हो, या फिर लिक्विड स्टेट के अंदर अगर आप इसको चेंज करते हो किसी भी आयनिक सॉलिड को, तो वहां पर आयंस है वो मोबाइल करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। और उन्हीं की आयंस की मोबिलिटी की वजह से यहां पर कंडक्टेंस आपके पास क्रिएट हो जाती है, कंडक्टेंस आपको देखने को मिलती है। तो आप क्या कहोगे कि अगर मैंने सॉलिड स्टेट लिया है, सॉलिड स्टेट के अंदर आयंस मूव नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। और ये आपके पास कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा किस स्टेट के अंदर, या तो आपने लिक्विड स्टेट लिया या फिर आपने क्या लिया, मोल्टन स्टेट लिया। तो वहां पर आयंस की मोबिलिटी की वजह से क्या करेगा, कंडक्टेंस की तरह बिहेव करने लग जाएगा।
आई होप आपको साथ की साथ याद हो रहा हो। देखो बिल्कुल मुश्किल नहीं था, आयनिक सॉलिड था, आयन से बना हुआ है, आयंस के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आयनिक बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग है तो हार्ड होते हैं, और साथ में आपके पास मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, आपके पास हाई होता है। कंडक्टेंस कैसी है, सॉलिड स्टेट के अंदर आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, मूव नहीं कर पाएंगे तो आपके पास इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। अगर इसी आयनिक सॉलिड को मैंने पानी में घोल दिया, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, मोल्टन स्टेट में ले लिया, तो वहां पर आयंस के पास क्या हो जाएगा, स्पेस मिल जाएगा मूव करने के लिए, और किस तरह से बिहेव करेंगे, कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट था। एक खास बात चलते चलते ये भी पढ़ लेते हैं, जब मैं आयनिक सॉलिड की बात करती हूँ, ये हार्ड तो होते हैं, हार्ड के साथ साथ कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। हार्ड लेकिन साथ में क्या है, ब्रिटल है। इसका मतलब समझना क्या है, जैसे मेरे पास डायमंड है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, डायमंड कैसा होता है आपके पास, हार्ड होता है, ठीक है। अगर मैंने एक ग्लास लिया है, या फिर डायमंड का एग्जांपल ले लो या ग्लास का एग्जांपल ले लो, पार्टिकल्स पास पास में वैसे कैसा है, हार्ड आपके पास है, लेकिन डायमंड को एक बार आप नीचे छोड़ दो तभी क्या हो जाता है, सडनली ब्रेक हो जाता है। तो अगर कोई चीज आपके पास गलती से छूट जाती है या सडनली ब्रेक हो जाती है आपके पास, तो उस नेचर को हम क्या कहते हैं, ब्रिटल कहते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक होना। जैसे हम कहते हैं ना, कांच बहुत नाजुक है, बेटा ध्यान से पकड़ना, मम्मी बोलते हैं घर में, तो हम बड़े ध्यान से लेकर जाते हैं। या फिर हमारे पास जो ग्लासेस के यूटेंसिल्स होते हैं उनको हम बड़े ध्यान से अच्छे से धोते हैं, गिरते ही क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, हार्ड बट ब्रिटल बोलते हैं आपके पास। और ये किसका नेचर होता है, ये आयनिक सॉलिड्स का नेचर आपके पास होता है। अब आप कहोगे मैम एक साइड में तो हार्ड है, दूसरी साइड में ब्रिटल है, नाजुक भी हो गया, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे पॉसिबल है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपके पास आयनिक सॉलिड के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कैटायन एनायन होते हैं। आपको पता है एक पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव आपस में होते हैं तो वो स्ट्रांगली बाइंड अप करते हैं, तो उसकी वजह से हार्ड रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास चार्ज ही तो है ना, कहीं पर पॉजिटिव होगा तो रिपल्शन भी तो देखने को मिलती है सेम चार्जेस के बीच में, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये फटाफट से जैसे ही आप इसको तोड़ोगे फटाफट से आयंस क्या होते हैं, रिपेल करने, सेम जो चार्जेस वाले होते हैं रिपेल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या रहते हैं, ब्रिटल रहते हैं। या फिर ये थियरी आप ना भी याद रखो, आप डायरेक्टली याद कर सकते हो कि ये हार्ड होते हैं साथ के साथ ब्रिटल होते हैं। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं, मेटेलिक जो आपके पास सॉलिड होता है वो क्या कहता है। इसमें देखो मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर, इसमें भी नाम से पता चल रहा है, मेटेलिक का मतलब क्या है कि अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करती हूँ उसमें क्या देखने को मिलेंगे, मेटल्स देखने को मिलेंगे। मेटल्स जैसे मेरे पास आयरन है, कॉपर है, जिंक है, सारे के सारे क्या है, मेटल्स आपके पास हैं, ठीक है। अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करती हूँ, मेटल्स के बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग आपके पास होती है, बहुत इजी है, नाम से पता चल रहा है। आयंस के बीच में कैसी थी, आयनिक बॉन्डिंग थी, ठीक है। आपके पास यहाँ पर मेटल है, मेटल्स के बीच में कैसी रहेगी, मेटेलिक बॉन्डिंग रहेगी। आगे कोवेलेंट सॉलिड पढ़ेंगे, कोवेलेंट सॉलिड में जो बॉन्डिंग रहेगी कैसी रहेगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग आपके पास रहेगी, बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो मेटेलिक बॉन्डिंग आपके पास है, मेटेलिक बॉन्डिंग को समझना एक बार ध्यान से, अगर आपने इसको समझ लिया ना तो पूरा का पूरा आपको इसके सारे फीचर्स याद हो जाएंगे। देखो मेटल है, मेटल को अगर हम किसी लैटिस में रखते हैं तो सिंपल आयरन है तो क्या करता है, आयरन +2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर इवॉल्व कर देगा, ठीक है। आपके पास कॉपर है, किसमें कन्वर्ट होगा, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बाहर लूज कर देगा। आपके पास जिंक है, किसमें चेंज हो जाएगा, जिंक +2 के अंदर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई लैटिस है जहां पर मेरे पास क्या दिए हुए हैं, आपके पास ये मान लिया कॉपर मैंने ले लिया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, कॉपर +2 कॉपर +2 कॉपर +2 कॉपर +2 कॉपर +2 कॉपर +2, ये आयंस आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कैटायंस यहाँ पर है। अब इसके साथ साथ क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी तो यहाँ पर होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ये आपके पास बीच में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपके पास अवेलेबल होंगे। तो हम क्या कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग के अंदर कि जो कैटायंस आपके पास होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स की खास बात क्या होती है कि ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होते हैं।
ठीक है। डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है, एक जगह पे लोकलाइज्ड नहीं है, एक जगह पे फिक्स नहीं है कि इस पर्टिकुलर आयन के पास यही वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहां से वहां पूरे के पूरे लैटिस के अंदर घूमते रहेंगे। मतलब इधर ये वाला यहां पर आ जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा। तो यहां पर क्या करते रहते हैं, मूवमेंट आपके पास करते रहते हैं। ध्यान से समझना, क्या था, मेटेलिक सॉलिड था। मेटेलिक सॉलिड के अंदर कोई भी मेटल है, जैसे हमारे आयरन कॉपर है, वो हमेशा आयन के अंदर चेंज हो जाता है और साथ में इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। तो जो भी मेरे पास क्रिस्टल होता है, कोई भी मेरे पास मेटालिक सॉलिड है, वहां पर आयन रहता है और वो पर्टिकुलर कैटायंस जो आपके पास हैं वो इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स की खास बात क्या है कि ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। और हम पढ़ते हैं कि जहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट आपको देखने को मिलती है, आयंस की मूवमेंट देखने को मिलती है, उनका नेचर कैसा होता है, कंडक्टर नेचर के होते हैं। मतलब अगर आपने सॉलिड लिया है तो भी कंडक्टर कर रहे हैं, तो इसका मतलब मोल्टन स्टेट लोगे तो वहां तो डेफिनेटली कैसे होंगे, कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। तो नेचर में कंडक्टेंस में क्या कह सकती हूं कि ये आपके पास कैसे होते हैं, कंडक्टर होते हैं इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन द मोल्टन स्टेट। ठीक है, याद हो गया यही कि यही आपको। आगे देखो, अब यहां पर क्या है, मेटालिक बॉन्डिंग है। कैसी होती है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव आपके बीच में है। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, मेटालिक बॉन्डिंग। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके पास मेटालिक एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी कैसा रहता है, काफी हाई आपके पास रहता है। और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो मैं क्या कह सकती हूं, नेचर कैसा होता है, ये हार्ड नेचर के आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ही सिंपल था, बस आपको एक पता होना चाहिए था कि मेटालिक सॉलिड किस तरह का बना हुआ होता है। आपके पास कैटायंस हैं और वो कैटायंस आपके पास अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से चारों तरफ से सराउंडेड होते हैं आपके पास। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर पाते हैं, इसीलिए कंडक्टर की तरह बिहेव करता है सॉलिड स्टेट के अंदर भी, और मोल्टन के अंदर तो डेफिनेटली आपके पास कर जाएगा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके पास मेटालिक होती है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाता है और नेचर आपके पास कैसा होता है, हार्ड नेचर का होता है। अब इसकी दो प्रॉपर्टी और बहुत खास हैं। वो क्या होता है, हार्ड तो ये आपके पास होते ही होते हैं, हार्ड के साथ साथ क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल नेचर के होते हैं। ध्यान से सुनना, ये वाला वर्ड बहुत डिपेंड करता है 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर। आपके पास जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब है कि कोई भी मेरे पास चीज है, उसको मैंने फोल्डिंग किया और उसको एक शीट के अंदर कवर कर लिया, या फिर मैंने उसको बाहर से पीटा, पीटने के बाद एक पर्टिकुलर शीट के अंदर अगर मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया तो उसको मैं क्या कहूंगी, मैलिएबल कहूंगी। ठीक है, आपने देखा है कॉपर है, कॉपर आपके पास है, आपके पास, या फिर आप क्या करते हो, सिल्वर है, आप सिल्वर की शीट्स देखने को मिलती है आपके पास। जैसे आप खाने का लेते हो, मान लिया आपने काजू कतली लिया है, काजू कतली के ऊपर जो शीट होती है वो सिल्वर की होती है। वो कैसे होती है, उसको बीट करके बहुत ही थिन जो शीट्स होती है उसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है उसको। तो इसका मतलब वो कैसे नेचर की होती है, मैलिएबल नेचर की होती है। और डक्टाइल का मतलब होता है कि उसको किस में कन्वर्ट किया जाए, उसको वायर के अंदर, उसको स्ट्रेच करके वायर के अंदर कन्वर्ट किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी नेचर कहते हैं। बात समझ आई। मैलिएबल का मतलब क्या है, शीट से है, और डक्टाइल का नेचर किससे है, वायर से है। जैसे कॉपर की वायर आपके पास होती हैं, हम क्या करते हैं, जो भी मेरे पास मेटालिक सॉलिड है उसको स्ट्रेच कर करके, उसकी टेंशन को यूज करके स्ट्रेच कर करके उसको हम क्या करते हैं, थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो उस नेचर को हम क्या कहते हैं, डक्टाइल नेचर बोलते हैं। तो याद रखना, मेटालिक सॉलिड कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन हार्ड के साथ साथ मैलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल नेचर के भी होते हैं। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ देखो, आपके पास क्या है, कोवेलेंट सॉलिड आपके पास है। ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड के अंदर जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कौन होते हैं, एटम्स आपके पास होते हैं। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो इनके बीच में देखने को मिलती है आपको। इनके नेचर की अगर मैं बात करती हूं तो कैसे होते हैं, हार्ड नेचर के आपके पास होते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, तो जनरली कैसे होते हैं, हार्ड आपके पास होते हैं।
कंडक्टिविटी की बात करती हूं तो कैसे होते हैं, इंसुलेटर आपके पास होते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट इनका कैसा रहता है, बहुत ही हाई आपके पास रहता है। एग्जाम्पल जैसे आपको डायमंड देखने को मिलता है, आपको क्वार्ट्स देखने को मिलता है, सिलिका मतलब SiO2 आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आपके पास ग्रेफाइट है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, आपके पास कोवेलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है। देखो जनरली इनका बिहेवियर जो मैंने लिखा है वही आपके पास होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन के अंदर एक एक्सेप्शन है जो यहां पर आपको याद रखने की जरूरत है, और वो किसका है, ग्रेफाइट का आपके पास है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो बाकी कोई एक्सेप्शन याद करो ना करो, ये आपको याद में रखना है। कोवेलेंट सॉलिड के अंदर डायमंड भी आता है, ग्रेफाइट भी आता है, बाकी सभी हार्ड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट उनका ज्यादा होता है, आपके पास इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। लेकिन जब आप ग्रेफाइट की बात करते हो, ग्रेफाइट का जो नेचर आपके पास होता है कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। आपने देखा है जो पेंसिल आपके पास होती है, पेंसिल आगे जिससे हम लिखते हैं, पेंसिल से राइटिंग, जैसे आपके पास पेंसिल की ये जो होती है वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। कैसी होती है, सॉफ्ट आपके पास होती है, उसको फटाफट से ऐसे करो टूट जाएगी आपके पास, तो सॉफ्ट नेचर की आपके पास देखने को मिलेगी। साथ के साथ एक्सेप्शन दूसरा क्या है कि जो ग्रेफाइट होता है वो इंसुलेटर नहीं होता, वो क्या होता है, आपके पास कंडक्टर होता है, एक अच्छा कंडक्टर ग्रेफाइट आपके पास होता है। तो ये एक्सेप्शन जरूर याद रखना कि जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट और कंडक्टर होता है। बाकी इसको छोड़ के जो हम कोवेलेंट सॉलिड्स की बात करते हैं, मैक्सिमम जनरली वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और इंसुलेटर की तरह बिहेव आपके पास करते हैं। तो ये आपके पास था टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में, जो आपके 1-1 मार्क्स के अंदर या फिर यहाँ से असर्शन रीजन टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो बनने के चांसेस आपके पास रहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा लिखकर, ठीक है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।